हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी क्वालिफाई। मैं राहुल आज आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड को बिल्कुल आसानी से समझाने वाला हूं। बस आप लोग ये पूरा वीडियो देख लीजिए तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा कि अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस में क्या परिवर्तन आएगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या परिवर्तन आएगा, सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कोष की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स। तो हम लोग अगर पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो कोष की संख्या में क्या परिवर्तन आएगा। तो मैंने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप के एलिमेंट्स की एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ दिखा रखा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के एटम में एक कोष है, लिथियम में 2 है, सोडियम में 3 है, पोटेशियम में 4 है और रुबिडियम में 5 है। वैसे ही सीजियम में 6 होगा, फ्रांसियम में 7 होगा। मतलब कि अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो कोष की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो कोष की संख्या में क्या परिवर्तन आएगा। तो मैंने यहाँ पर दूसरे पीरियड में जितने भी एलिमेंट पाए जा रहे हैं उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रखा है। तो आप देख सकते हैं लिथियम में भी 2 कोष है, बेरिलियम में भी 2 है, बोरोन में भी 2 है, कार्बन में भी 2 है, नाइट्रोजन में भी 2 है, ऑक्सीजन में भी 2 है, फ्लोरीन में भी 2 है और नियोन में भी 2 है। मतलब कि अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो कोष की संख्या समान रहती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऊपर से नीचे आने में बढ़ता है और लेफ्ट से राइट जाने में कोष की संख्या समान रहता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। होता क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी परमाणु के अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या परिवर्तन आएगा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हाइड्रोजन है उसके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के भी अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के भी अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम के भी अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है और रुबिडियम के भी अंतिम कोष में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही सीजियम में भी 1 होगा, फ्रांसियम में भी 1 होगा। तो हम लोग पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है। लेकिन अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या परिवर्तन आएगा। तो लिथियम के अंतिम कोष में 1 है, बेरिलियम के अंतिम कोष में 2 है, बोरोन के 3 है, कार्बन के 4 है, नाइट्रोजन के 5 है, ऑक्सीजन के 6 है, फ्लोरीन के 7 है और नियोन के 8 है। मतलब कि पीरियोडिक टेबल में एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऊपर से नीचे आने में समान रहता है और लेफ्ट से राइट जाने में बढ़ता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। तो किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस के केंद्र से उसके अंतिम कोष की जो दूरी होती है वही उसका एटॉमिक रेडियस कहलाता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का जो कोष होता है वो बढ़ता जाता है। तो परमाणु की कोषों की संख्या अगर बढ़ेगी तो न्यूक्लियस से अंतिम कोष की दूरी भी बढ़ेगी, इसलिए क्या होगा, जो एटॉमिक रेडियस होगा वो भी बढ़ेगा। तो ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो बढ़ती है। वैसे ही पीरियोडिक टेबल में अगर हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस में क्या परिवर्तन आएगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें पता है कि अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो कोष की संख्या समान रहती है। जैसे कि हमने दूसरे पीरियड का एग्जांपल लिया है तो सभी एलिमेंट्स के परमाणु में 2 ही कोष है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं पीरियड में तो परमाणु का जो त्रिज्या होगा वो समान रहेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि इनमें कोषों की संख्या जरूर समान है लेकिन इनमें एक चीज अलग है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे लिथियम और नियोन का कंपैरिजन कर लेते हैं तो लिथियम का परमाणु यहाँ पे हम बना लेते हैं, लिथियम में कितना प्रोटॉन है, 3 और इलेक्ट्रॉन भी 3 ही होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अंतिम वाला नियोन ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का कंपेयर कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लेफ्ट से राइट जाने पे क्या परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पर लिथियम में होता है 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हमें पता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है
और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो यहां पर 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन होगा, या 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन होगा। तो जाहिर सी बात है इनके बीच में ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो ये क्या करेंगे, ये प्रोटॉन की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इनका जो अंतिम कोष होगा वो क्या हो जाएगा, इनकी और न्यूक्लियस की ओर थोड़ा खींचा रहेगा, जिससे कि इनके परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा और इनका एटॉमिक रेडियस भी छोटा हो जाएगा। तो लेफ्ट से राइट अगर हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, परमाणु का जो त्रिज्या होता है वो घटता जाता है, क्योंकि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बढ़ता जाता है। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं। तो यहाँ पर ये परमाणु त्रिज्या क्या होता है लिखा हुआ है, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाने पे घटता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है, किस तरीके से का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। दीर्घ आवर्त सारणी में वर्ग 2 में सबसे कम परमाणु अर्धव्यास वाला तत्व है। तो हमें पता है कि भाई साहब अगर हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। तो सबसे ऊपर जो होगा उसका परमाणु त्रिज्या सबसे कम होगा। बस हमसे पूछा हुआ है कि वर्ग 2 में, ग्रुप 2 में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ऊपर में होगा उसी की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होगी। तो इसका राइट आंसर बेरिलियम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रुप 2 में सबसे ऊपर वही है। तो ऐसा इस टाइप का ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कोई भी ग्रुप का दे देगा बताइए, और उसके बाद कंपेयर करने आपको दे देगा, 4 एलिमेंट दे देंगे, बोलेगा कि बताइए कौन सा किसका परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ा। तो आप कॉन्सेप्ट से समझ करके उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं, परमाणु का आकार। तो हमें पता है कि अगर परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी तो परमाणु का आकार भी बढ़ेगा। तो ऊपर से नीचे आने पे परमाणु का आकार बढ़ेगा और लेफ्ट से राइट जाने पे परमाणु का आकार घटेगा। ठीक है, धात्विक गुण। तो धात्विक गुण किसका होता है, धातुओं का होता है। हमें पता है कि जो धातु होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में रहते हैं और अधातु जो होते हैं वो राइट साइड में रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो धात्विक गुण क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हम लोग अधातु के पास जा रहे हैं। और ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण जो होता है वो बढ़ता है। ठीक है, अगला देखते हैं, तो ये घटता है लेफ्ट से राइट जाने पे और ऊपर से नीचे बढ़ता है। अधात्विक गुण, तो अधात्विक गुण अधातुओं का होता है। तो राइट में कौन बैठा हुआ, अधातु। तो यहाँ पर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो अधात्विक गुण बढ़ेगा और ऊपर से नीचे जाएंगे तो अधात्विक गुण जो होगा वो घटेगा। ठीक है, आयनन ऊर्जा। सबसे पहले समझते हैं कि आयनन ऊर्जा होता क्या है। तो किसी भी परमाणु के अंतिम कोष से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा खर्च होती है वही आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आइए समझते हैं। हमें पता है कि यहाँ पर लिथियम में 3 प्रोटॉन होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नियॉन में 10 प्रोटॉन होता है और 10 इलेक्ट्रॉन होता है। हमें ये भी पता है कि 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण ज्यादा रहता है और इनके बीच में आकर्षण इनके कंपैरिजन में कम रहता है। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल, इन दोनों में से किसी में से भी एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ऊर्जा कहाँ पे ज्यादा लगेगी, मतलब निकालने में ऊर्जा ज्यादा कहाँ पे लगेगी। तो यहाँ पर आकर्षण कम है तो आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। यहाँ पर 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी। वैसे भी नियॉन जो है वो नोबल गैस है। नोबल गैस जो होते हैं उनका अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो स्टेबल होते हैं। उनको ना तो इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है और ना ही ग्रहण करना होता है। तो वैसे भी यहाँ से निकालने में बहुत ज्यादा ऊर्जा लगेगी। तो अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो आयनन ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि अंतिम में जो राइट साइड में जो ये एलिमेंट के एटम है उनके अंतिम कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा ऊर्जा खर्च हो रही है। तो जिनमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा ऊर्जा लगती है उनका आयनन ऊर्जा ज्यादा होता है। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट जाने पे आयनन ऊर्जा बढ़ता है और ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस इतना हो गया, फिर यहाँ पे डिस्टेंस और ज्यादा, फिर यहाँ पे डिस्टेंस और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटॉन ज्यादा है लेकिन क्या ये ना अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है ना
उन पे उतना ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। ये पास पास वाले इलेक्ट्रॉन पे ध्यान ज्यादा दे रहे हैं, अंतिम कोष में जो है उन पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन पे उतना अट्रैक्शन नहीं लगा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत इजी हो जाता है, यहाँ पे उतना ऊर्जा नहीं लगता है। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन ऊर्जा जो होता है वो घटता है, और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ आयनन ऊर्जा क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो घटता, और सॉरी बढ़ता है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो घटता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो देख लेते हैं। तो लिथियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम को आयनिक ऊर्जा के बढ़ते क्रम में सजाए। तो नॉर्मली एक ग्रुप का आपको ये एलिमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, पहले ग्रुप में। तो इनका क्रम क्या रहता है, लिथियम के नीचे कौन सा रहता है, लिथियम के नीचे आपको मिल जाएगा सोडियम, सोडियम के नीचे आपको मिल जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम के नीचे मिल जाएगा आपको रुबिडियम। तो बोला गया है आयनिक ऊर्जा के बढ़ते क्रम में सजाए। तो सबसे छोटा किसका आयनिक ऊर्जा, रुबिडियम का, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो भाई साहब घटता है। तो रुबिडियम पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद पोटेशियम आ जाएगा, फिर उसके बाद सोडियम आ जाएगा, फिर उसके बाद लिथियम आ जाएगा। तो ये हमारा सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, आइए समझते हैं। तो पानी का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, मतलब कि ये एक ऑक्सीजन परमाणु और 2 हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। इनके बीच में बॉन्ड कैसे बनता है, तो ऑक्सीजन के अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है, तो इसीलिए इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाता है। बात ये होता है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये भी समान रूप से व्यवहार करेगा और ये भी समान रूप से व्यवहार करेगा। ठीक इसी प्रकार इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये भी समान रूप से व्यवहार करेगा और ये भी समान रूप से व्यवहार करेगा। लेकिन ऑक्सीजन के पास में प्रोटॉन जो होते हैं वो 8 होते हैं और हाइड्रोजन के पास में प्रोटॉन 1 होता है। तो ऑक्सीजन के मन में थोड़ा सा लालच आ जाता है कि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो मैं नेगेटिव चार्ज को ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को ये थोड़ा अपनी ओर, ऑक्सीजन जो है थोड़ा अपनी ओर आकर्षित करके रखता है। ठीक है, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर आकर्षित करके रखता है। तो ये जो प्रवृत्ति होती है किसी भी परमाणु की, जब वो बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसी को हम लोग विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करते हैं उनका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। क्यों, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे अभी हमने समझा कि हाइड्रोजन कम विद्युत ऋणात्मक है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहा है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। वैसे भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है वो अधातुओं की होती है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो अधातु और अधातु के बीच में ही बनता है। तो अधातु कहाँ पे स्थित है, बस हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने भी अधातु पाए जाते हैं वो राइट साइड में। तो इसीलिए लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा। ठीक उसी प्रकार ऊपर से नीचे जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगा, क्योंकि जो प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में है उनका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा अंतिम कोष से, तो ये बाहरी इलेक्ट्रॉन को उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। और विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। तो यहाँ पर ये जो रहेंगे इनका एटॉमिक साइज ज्यादा रहेगा, जिससे कि ये बाहरी इलेक्ट्रॉन को उतना आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता जो होता है वो घटता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या होता है वो बता रखा हुआ है। फिर लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पे घटता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, किसी भी परमाणु के अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा रिलीज होती है वो क्या कहलाती है, उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या बंधुता कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आयनीकरण ऊर्जा में एक इलेक्ट्रॉन को अंतिम कोष से बाहर निकालने में जो ऊर्जा खर्च हो रही थी उसको हम लोग आयनीकरण ऊर्जा कह रहे थे। वैसे ही जब कोई परमाणु अपने अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ता है तो ऊर्जा रिलीज करता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को अपने अंतिम कोष में जोड़ने का नेचर किनका होता है, अधातुओं का होता है।
अधातु कहाँ पे है, राइट साइड में है, तो लेफ्ट से राइट अगर जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होगा वो बढ़ता है। क्योंकि देखिए ये तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे नहीं, और जोड़ेंगे भी तो उतना मात्रा में ऊर्जा रिलीज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो फ्लोरीन रहता है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने में जोड़ लेता है और ज्यादा मात्रा में ऊर्जा भी रिलीज करता है। तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे एक पीरियोडिक टेबल के पीरियड में, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होगा वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ऊपर से नीचे आने में घटता जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, अंतिम कोश का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो बढ़ता जाएगा। बेसिकली जो प्रोटॉन है वही तो अट्रैक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसलिए ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है वो घटता जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है ये बता रखा है मैंने, लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पे घटता है, ठीक है। विद्युत धनात्मकता, तो विद्युत धनात्मकता इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है, तो किसी भी परमाणु का अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल करके धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धनात्मकता कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो गुण होता है वो धातुओं का होता है, धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होगा, हम अधातु के पास जा रहे हैं तो लेफ्ट से राइट जाने पे जो विद्युत धनात्मकता होगा वो घटेगा, क्योंकि धातुओं का गुण होता है राइट में जो है अधातु है। लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत धनात्मकता जो होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो ये आराम से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बना, तो ऊपर से नीचे आने पे विद्युत धनात्मकता जो होता है वो बढ़ता है। तो यहाँ ये विद्युत धनात्मकता लेफ्ट से राइट जाने पे घटता है और ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है, ठीक है। आइए, बोला गया है यदि विद्युत धनात्मकता के बढ़ते क्रम में तत्वों को सजाया गया है तो सही क्रम कौन सा, इनको भाई साहब विद्युत धनात्मकता के बढ़ते क्रम में सजाया गया तो सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन आता है, ठीक है। दूसरे पीरियड्स के ये दिए गए हैं आपको एग्जाम्पल। तो हमें पता है कि लेफ्ट से राइट जाने पे विद्युत धनात्मकता क्या होता है, घटता है। तो सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मकता कौन होगा, कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का। तो यही राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला, अवकारक क्षमता। अवकारक क्षमता क्या होता है, तो ये जो क्षमता होता है वो धातुओं का होता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके स्टेबल होने की जो प्रवृत्ति होती है या अष्टक पूर्ण करने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को हम लोग अवकारक क्षमता कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके स्टेबल कौन होता है, धातु होते हैं, ठीक है। तो ये धातु का गुण होता है, इसीलिए अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा, क्योंकि राइट साइड में तो अधातु है। तो लेफ्ट से राइट जाने पे अवकारक क्षमता घटता है, क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, और ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग करके स्टेबल हो जाएंगे, तो ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है। चलिए अगला देखते हैं। तो ऑक्सीकरण क्षमता, ऑक्सीकरण क्षमता होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली किनका नेचर होता है, अधातुओं का। तो अधातु किस साइड में है, राइट साइड में। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण क्षमता वो लिखा हुआ है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बढ़ता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो घटता है, ठीक है। दीर्घ आवर्त सारणी के वर्ग 17 के अंतर्गत क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन के ऑक्सीकारक गुण या क्षमता का क्रम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है कि भाई साहब ऑक्सीकारक क्षमता लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने में घटता है। ये हमें 17वें ग्रुप के एलिमेंट दिए हुए हैं। तो फ्लोरीन के नीचे कौन होता है, क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे कौन होता है, ब्रोमीन, ब्रोमीन के नीचे कौन होता है, आयोडीन। तो बोला गया क्रम कौन सा, सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण क्षमता किसका है, फ्लोरीन का, क्योंकि ये ऊपर है, ऊपर से नीचे घटता है, उसके बाद इसका है, उसके बाद इसका है, उसके बाद इसका है। तो देख लीजिए कहाँ पे है, फ्लोरीन का ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर, तो हमारा राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो बस इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इस तरीके से आप लोग भी पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड को आसानी से समझ सकते हैं और आप एग्जाम में क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए और मुझे भी मोटिवेशन मिले और ऐसे ही वीडियो आगे बनाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।